हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी का ऑन डिमांड वीडियो, जी हां, अब शुरुआत हो चुकी है फाइनेंस के सब्जेक्ट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का जो सब्जेक्ट था उसके ऑलरेडी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ भी जल्द ही 1-2 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ रहे हैं, जिसके कुछ न्यूमेरिकल भी हैं और मेजरली इसके अंदर थ्योरी है। तो इसके न्यूमेरिकल बच्चों को बहुत, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। फाइनेंस वाले बच्चों को भी दिक्कत आ रही होगी, कॉमर्स वालों को भी दिक्कत आ रही होगी। तो मैं आपकी सबकी पीड़ा समझ रहा हूं कि आप सबको दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि ये सारे शेयर मार्केट रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड है। तो फिर से रिवाइज करा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो पहले आपको वही देखनी होगी, तभी ये वाली यूनिट आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। एमबीए में कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम में भी ये सब्जेक्ट आ गया। यूजीसी नेट में जो फाइनेंस से करता है, यकीनन 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। और मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं। तो जल्दी से अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है और अपन को कैसे अप्रोच करनी है, उसका मतलब क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है सेकेंड यूनिट में, वो आता है रिस्क एंड रिटर्न, कंसेप्ट ऑफ रिस्क। अब रिस्क एंड रिटर्न, कंसेप्ट ऑफ रिस्क, बेसिक थ्योरी क्या कह देती है इसकी, पहले वो देख लेते हैं। सो फार आवर एनालिसिस रिस्क रिटर्न वाज कन्फाइंड टू सिंगल एसेट्स हेल्ड इन आइसोलेशन. In the real world, we rarely find investor putting their entire wealth into single assets or investment. यानी कि सबसे पहला यहां पर जब बात हो रही है रिस्क एंड रिटर्न की, तो याद रखना आप किस सब्जेक्ट में खड़े हो। आप सब्जेक्ट में खड़े हो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो यहां पर अपनी बात कौन से सब्जेक्ट की हो रही है, कौन सी टॉपिक की हो रही है, रिस्क की। लेकिन वो कहां पे हो रही है, पोर्टफोलियो के अंदर। तो पहले अपन को पोर्टफोलियो का मतलब पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब पता होना चाहिए। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति, यहां पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर क्या है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट काइंड यानी कि कंपनी के, यहां पर काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं। क्या है, स्टॉक्स। अच्छा, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। जब दो कंपनियों के हमारे पास शेयर्स होते हैं, यानी 2 एंड मोर कंपनियों के हमारे पास शेयर्स होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, यहां पर इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, स्टॉक। यानी मेरा स्टॉक एनालिसिस कर दो तो इसका मतलब मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा कंपनियों के शेयर्स हैं। ठीक है, शेयर्स का मतलब कि एक ही कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि मैं, हो सकता है मेरे पास टीसीएस के कितने, अभी 450 शेयर है मेरे पास। ठीक है, तो टीसीएस के 450 शेयर्स हैं। तो ये क्या है, ये शेयर्स है, कुछ स्टॉक्स। यानी कि जब मेरे पास टीसीएस, विप्रो कि जब मैं शेयर परचेज करता हूं, टीसीएस के 450 हो गए, विप्रो के 200 शेयर्स हो गए, तो ये जब मैं शेयर परचेज करता हूं तो ये क्या बन क्या जाता है, स्टॉक बन जाता है। और यहीं पे बात आती है हमारे पहले टॉपिक की, वो है रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि किस शेयर के अंदर कितना रिटर्न है। और जब मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं, है ना, किसकी बात कर रहा हूं, पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। तो याद रखिए, पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास शेयर्स भी हैं, एसेट्स भी हैं, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब ये क्या है सर, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखो बहुत सारे होते हैं। देखो शेयर्स एक बहुत, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना है तो शेयर्स करो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ठीक है, एसेट्स खरीद सकते हो, यानी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीद सकते हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कर सकते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कर सकते हो, रेंटेड प्रॉपर्टी ले सकते हो। और अदर क्या है सर, बॉन्ड है हमारे पास, एफडी है हमारे पास, आरडी है हमारे पास, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड नंबर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट टाइप्स। और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं। और रिस्क एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिस्क एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि रिस्क का मतलब जितना अमाउंट लॉस में जाने वाला है, यानी कि लॉस अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। सपोज मैंने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, कितने का, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा और कहा कि इसके अंदर, इस 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के अंदर आनंद जी आपको, ठीक है, एजेंट तो आनंद जी करके ही बोलता है इसलिए मेरे को याद आ गया, मैं कभी भी जी नहीं बोलता, आनंद, ठीक है, 10,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करा, 10,000 रुपए में मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 7,000 रुपए इसकी अमाउंट हो सकता है। तो यहां पर रिस्क कितने का है, 10,000 का है, नहीं, यहां पर रिस्क है 3,000 रुपए का। जो लॉस का अमाउंट होता है वही हमारा रिस्क का अमाउंट होता है। और हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न, जहां रिस्क ज्यादा है वह रिटर्न भी ज्यादा होगी। ये बात हमेशा जीवन में याद रखना, जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर रिटर्न ज्यादा होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। जीवन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। जो वीर होते हैं उन्हीं को वसुंधरा भोगने को मिलती है, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न का सीधा सीधा कंसेप्ट है, द हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न। ये बात समझ में आ गई। द रिस्क द अमाउंट विच यू आर सपोज टू लॉस, सपोज आपने सपोज किया है कि वो आप लॉस हो जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, इसी को क्या बोला गया है, रिस्क बोला गया है ना। और रिटर्न का कंसेप्ट क्या है, रिटर्न का कंसेप्ट क्या कह रहा है, रिटर्न का कंसेप्ट कह रहा है द एक्स्ट्रा अमाउंट यू विल गेट, द एक्स्ट्रा अमाउंट you will get, यानी कि जो पैसा आपको ज्यादा मिल जाता है आपके इन्वेस्टमेंट से, यानी कि वापस से मैंने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा और मैक्सिमम आने की संभावना है 16,000 रुपए, तो ये जो 6,000 रुपए है, ये जो 6,000 रुपीज है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, सॉरी, ये है मेरा रिटर्न। कितना हुआ, 60%। और इसी के अपोजिट अपन ने रिस्क देखी थी, कितनी देखी थी, 7,000 रुपीज की, तो 3,000 क्या हुआ था, रिस्क हुई थी। तो कितने परसेंट हुए थे, 30%। हमेशा याद रखना बेस प्राइस पे ही, क्वेश्चन भी बनाएंगे तब याद रखना बेस प्राइस पे ही रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट होता है। बेस प्राइस यानी कि इन्वेस्टमेंट प्राइस। जैसे कि मान लेते हैं, अभी तक आपके कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं। देखो कंसेप्ट पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये पूरी क्लास ही, ये पूरा सब्जेक्ट ही कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे कि मान लेते हैं आज शेयर की प्राइस आपकी, इन्वेस्टमेंट, चलो आपके पोर्टफोलियो की प्राइस कर देते हैं, यहां पर किसकी प्राइस कर देते हैं, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन आपका 20,000 रुपीज है आज की डेट में, है ना, 20,000 रुपीज है। और मार्केट में लॉस हुआ, 5% का, मार्केट में कितना लॉस हुआ सर, 5% का, तो 1,000 कम हो गया, तो अब आपका पोर्टफोलियो हो गया 19,000। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई सर, ये लॉस हो गया आपको, ठीक है। तो ये रिस्क थी। अब ये जो 19,000 है इसके ऊपर कैलकुलेशन करी जाएगी, यानी कि अब मार्केट बढ़ा, तो अब आप ये नहीं कहोगे अब मार्केट 10% बढ़ गया, अब मार्केट 10% बढ़ गया, अगले दिन मार्केट फिर ने जंप लगाई, ठीक है, मार्केट ने जंप लगाई और एक ही दिन में 10% मार्केट ने या आपके पोर्टफोलियो ने ग्रोथ कर ली। तो अब ये जो 10% निकलेगा 20,000 का नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी करंट वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 19,000 हो जाएगी। तो 19,000 का 10% 1,900 रुपए बढ़ेगा, ना कि 2,000। बात समझ में आई, यानी 20,900 आपकी करंट वैल्यूएशन आई। तो आपने एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, यहां पर अगर आप 10% लगाओगे तब भी नहीं, 5% लगाओगे नहीं, 4.5% का आपका प्रॉफिट निकला है, ठीक है। जब मार्केट 10% बढ़ गया, 4.5% का प्रॉफिट हुआ। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट यदि 10% गिरा और 10% उठा तो आपकी सेम वैल्यूएशन नहीं आएगी। 10% मार्केट गिरा और 10% मार्केट उठा तो सेम वैल्यूएशन नहीं आएगी, वो आएगी 20,900, है ना। तो आप वो सोचोगे कि सर 10% गिरा था, अब यहाँ पे सॉरी मैंने 5% गिराया था मार्केट को, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, 5% लॉस आया और 10% मार्केट उठा, तो आप इसके ऊपर जो करंट वैल्यूएशन होगी उसी के ऊपर कैलकुलेशन होता है। अपोजिट करके देख लेते हैं,
फिर से उसी एग्जांपल में मैं अपोजिट करके दिखा देता हूं आपको। 20,000 का 10% मार्केट अप हुआ तो 22,000 हुआ, ठीक है। अब अगर मेरी कैलकुलेशन होगी कि मार्केट 5% डाउन गया या वापस से 10% डाउन गया, अब मैं कह देता हूं कि मार्केट 10% डाउन गया, तो अब मेरी वैल्यूएशन इस पे निकलेगी ना कि इस पे। तो कितना 2200 रुपए माइनस होगा, 2200 रुपीज माइनस होगा, ठीक है। 2200 रुपीज माइनस होगा तो 19,800 आपकी कैलकुलेशन में अंदर आंसर आएगा। यानी कि करंट वैल्यूएशन के अंदर हम मार्केट में रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करते आए हैं। जब पोर्टफोलियो बढ़ जाता है तो हमारा रिस्क एंड रिटर्न उसका, हाँ पर टेन्योर में कि सर मैंने तो 20,000 लगाया था, उसमें ये क्या हो रहा है, तो 19,800 आया, यानी कि कितना परसेंट, 1% आप लॉस में है। क्लियर हो गया ना? हाँ 1% लॉस में, हाँ क्लियर हो गया। तो ये पूरा रिस्क एंड रिटर्न का कंसेप्ट है। रिटर्न जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, रिस्क जो प्रोबेबिलिटी आपके लॉस होने की। अब ये जरूरी है शेयर मार्केट का हो, कहीं भी हो सकता है। कंपोनेंट एंड मेजरमेंट ऑफ द रिस्क, कंपोनेंट एंड मेजरमेंट ऑफ द रिस्क का मतलब है कि कौन कौन से तत्व हैं जो रिस्क को इफेक्ट करते हैं और इसके मेजरमेंट कैसे किया जाए। जो मेजरमेंट ऑफ द रिस्क है, इसके दो पहलू हैं। जो रिस्क है इसके दो पहलू है, याद रखना। रिस्क भी दो तरीके की होती है, एक होती है सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक, ठीक है, और दूसरी अनसिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक रिस्क है इसके अंदर हमको एंड रिजल्ट पता है कि इतने तक गिर सकता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसके बारे में हमको एंड रिजल्ट नहीं पता, जैसे कि मैंने कोई लैंड परचेस किया, उसमें मुझे पता है यहां पर सिस्टमैटिक रिस्क ओनली 5% की है, लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट देगा लेकिन शॉर्ट टर्म में 5% है। मैक्सिमम कल बेचने को निकल जाऊंगा तो 5% से ज्यादा इसकी वैल्यूएशन नहीं गिरेगी। ये है सिस्टमैटिक रिस्क, जहां पर मेरे को एक एश्योरिटी है, रिस्क तो है लेकिन एक एश्योरिटी है कि ये मैक्सिमम इसका स्टॉप लॉस यहां तक होगा, स्टॉप लॉस यहां तक होने वाला है। स्टॉप लॉस की फेनोमेना आगे देखेंगे, स्टॉप लॉस क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, ये सब थर्ड यूनिट के पार्ट है ना। आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो मेरे साथ पढ़ लेना। और अनसिस्टमैटिक रिस्क जिसके अंदर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अरे ये कंपनी का शेयर अच्छा लग रहा है, बाय कर लिया। भैया क्यों बाय करा? क्योंकि हमारे पड़ोसी ने कहा था कि ये जो कंपनी है काफी कमा के देगी, एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, मल्टीबैगर कंपनी है, बहुत कमा के देगी। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क। वी डोंट नो द फैक्ट, वी डोंट नो द फैक्ट, वी डोंट डू द एनालिसिस। हमने एनालिसिस भी नहीं करा, हमने फैक्ट भी नहीं चेक किया, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। इतनी बात समझ में आ गई? तो कैलकुलेशन किसकी करी जा सकती है? सिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक की करी जा सकती है। कल भूकंप आएगा और ये पूरी की पूरी जो कंपनी में आपने जो लैंड लिया था वो जमीन के अंदर धराशायी हो जाएगा, वहां पे गड्ढा हो जाएगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रिडिक्शन, कुछ मैथोलॉजी कह सकते हो या कुछ ऐसा फिलोसोफर्स कह सकते हो जिन्होंने इसके बारे में भी कुछ रिसर्च करी है, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर ही मेनली वर्क करा जाता है। तो सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं रिस्क के, आगे दिया है। हाँ, अब अपन कंपोनेंट्स के बाद मतलब कि अपन उसको चेक कर रहे हैं कौन कौन से तत्व है। पहला है पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब कि आपका टोटल पोर्टफोलियो कितने काइंड ऑफ रिटर्न आपको दे रहा है, 20%, 30%। जैसे कि आप अपन म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ठीक है, आपको कभी भी एनालिसिस करना हो ना, कोई म्यूचुअल फंड ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना भी हो तो म्यूचुअल फंड खोल के देखना, ठीक है, म्यूचुअल फंड खोल के देखना। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एक मिलेगा डायरेक्ट फंड, ठीक है, चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बाद में डेफिनेशन अपन सीखेंगे। एक में आपको इंडेक्स फंड होगा, क्या होगा, एक इंडेक्स फंड होगा, एक टेक्नोलॉजी का फंड होगा, ठीक है, एक फार्मा का फंड होगा, जो इंडस्ट्री है उसके फंड होंगे, एक लॉन्ग टर्म फंड होंगे, लॉन्ग टर्म या ब्लू चिप कंपनीज के फंड होंगे। ब्लू चिप यानी कि जो रेनॉल्ड कंपनीज होती है उनको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं ना, आपको सब पता ही है, मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं। ब्लू चिप कंपनी यानी कि जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, जो मेजर काइंड ऑफ इंडस्ट्री होती है वो ब्लू चिप कंपनी है। एसबीआई हो गई। एक इंडेक्स फंड हो गया जो हमारा सेंसेक्स निफ्टी से रेगुलेट होता है। टेक्नोलॉजी फंड, अब ये देखने की बात, जितने हमारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड शेयर्स हैं लाइक टीसीएस, विप्रो, अरविंद स्मार्ट,
है ना, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये सारे फंड इसके अंदर आते हैं। फार्मा के अंदर जैसे अरविंदो फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, इसके अलावा जो अदर फार्मास्यूटिकल्स की मेजर कंपनीज है वो सारी की सारी इसमें आती है, जैसे सिप्ला हो गई, उसके शेयर्स इसके अंदर आते हैं, उनसे म्यूचुअल फंड जनरेट होता है। तो ये सारी बात आपको समझनी चाहिए कि ये क्या है, ये पोर्टफोलियो रिटर्न है कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ने, यानी कि जो म्यूचुअल फंड बनाया या हमने कोई पोर्टफोलियो बनाया, एक पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट असेट्स अलोकेशन करा, इसने हमको कितना रिटर्न दिया, दैट इज द पोर्टफोलियो रिटर्न पार्ट। पोर्टफोलियो रिस्क पार्ट की ये हाई रिस्क वाले आप चेक करोगे तो हाई रिस्क वाले मिल जाएंगे, लो रिस्क यानी कि ब्लू चिप कंपनी या इंडेक्स फंड में जाओगे तो इसमें रिस्क कितनी है, लो है, और रिटर्न भी कितना है, लो है, ठीक है। लेकिन आप स्मॉल कैप कंपनी सर्च करो, स्मॉल कैप, मैं कहता हूं यदि आप यंग हैं, आपकी एज 25 से ज्यादा नहीं हुई है या 25 से 30 से ज्यादा नहीं हुई है, तो आप यू शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। और याद रखिएगा ये अमाउंट आपको कम से कम 10 साल के लिए लॉकिंग पीरियड रखना है। आपको 3 टाइम्स पैसा मिलेगा, कितना, 3 गुना यदि आप स्मॉल कैप में 10 साल पैसा रख लेते हो स्मॉल कैप के फंड के अंदर। देखिएगा एवरेज रिटर्न वहां पर 25% तक है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपको सरवाइव करना है। यानी कि तभी मैं इनको राय दूंगा जब आपकी एज 25-30 से बिलो है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आपकी जो नीड आएगी वो लॉन्ग टर्म में आएगी, 40-45 में नीड जनरेशन होगी, ठीक है, शादी वादी हो जाएगी, फिर बच्चों के शादियां करानी होगी, तब पैसे की जरूरत होगी। खुद की शादी में तो माँ बाप दे ही रहे हैं, ठीक है। फिर जोक्स अपार्ट, बहुत से बच्चे अब खुद कमाते भी हैं, काफी मेहनत भी करते हैं, एमबीए का भी उनके साथ बोझ है और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको पैरामीटर समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये तो अपन ने 2 पैरामीटर देख लिए थे सिस्टमैटिक रिस्क के कंपोनेंट्स में, पहले तो पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, और तीसरा मेन जो होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जैसे कि अपने वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि मुर्गी अपने सारे अंडे एक ही घोंसले में ना रखे, इसी को ही बोला जाता है सिंपली डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपके जो एसेट्स एलोकेशन हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही जगह नहीं है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये वाला, ठीक है, क्योंकि एक ही बास्केट टूटा या एक घोंसला टूटा सब के सब बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मल्टी एसेट्स एलोकेशन, और ये फंड भी आजकल म्यूचुअल फंड में बहुत चल रहा है, ठीक है। मल्टी एसेट्स एलोकेशन क्या होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं कि कुछ पैसा आपका शेयर मार्केट में लगाते हैं, कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं, कुछ गोल्ड में रखते हैं, कुछ बॉन्ड में रखते हैं। जब आप ये खुद कर सकते हो तो खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, और ना कर सको तो म्यूचुअल फंड ले लो मल्टी एसेट्स एलोकेशन वाले, उसमें रिस्क भी कम रहेगी, रिटर्न भी कम रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी। यही कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन। वी डिवाइड आवर assets into, we divide our investment into the different parts ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड आ गया सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये कंपोनेंट्स में पढ़ रहे हैं अपन, है ना, मैं बार बार रिवाइड करा देता हूं। 2 तरीके के रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। द वेरिएंस ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो मिनिमम इनवर्स डायरेक्शन कैन बी मिनिमाइज पोर्टफोलियो रिस्क is not possible to reduce portfolio risk to the zero, increasing the number of securities in the portfolio. According to the research study, we begin in the single stock and risk is standard deviation of the one stock, ठीक है। बेसिकली थ्योरी क्या कहती है कि रिस्क को जीरो करना संभव नहीं है यदि हम एक से ज्यादा स्टॉक बाय करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा हमारे पास एसेट्स हैं। कभी भी रिस्क जीरो नहीं करी जा सकती लाइफ के अंदर। अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं, मतलब आप बिल्डिंग ले रहे हो, आप लैंड ले लेते हो और ये सोचते हो कि भैया इसके अंदर तो जीरो रिस्क है, तो ये भी करना संभव नहीं है, क्योंकि कभी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है वहां पे गवर्नमेंट कहते हैं हम तो इस रोड बनाएंगे, हम आपकी जमीन पे रोड बनाएंगे, तो क्या हो गया, उसका 30% 40% ही आपको रिम्बर्स होगा। दैट इज द रिस्क फैक्टर। तो रिस्क करना कभी भी जीरो नहीं है, बट जो रिस्क हम कैलकुलेट कर पाते हैं वो कहलाती है सिस्टमेटिक रिस्क, और जिस रिस्क को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते वो कहलाती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। मींस कि जिसका ध्यान रखे बिना हमने इन्वेस्टमेंट किया था, दैट इज द अनसिस्टमेटिक रिस्क। जिसका नॉलेज किए बिना हमने इन्वेस्टमेंट किया। ऑप्शन ट्रेडिंग आती नहीं, बच्चे घुस जाते हैं, यंगस्टर होते हैं, पहले दिन प्रॉफिट कमाया, सर 5,000 में 500 रुपए कमा लिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगले दिन 5,000 के 5,000 दे आया। तो वो होती है, या हंसने की बात नहीं है, बहुत से लोगों की पीड़ा है। क्यों? क्योंकि वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क लीजिए, कम से कम 5 साल अपने जीवन के म्यूचुअल फंड खेलिए, उस 5 साल के बाद 3 साल अगले इंडेक्स फंड खेलिए, उन 3 साल के बाद आप 2 साल
ब्लू चिप कंपनी के खेलिए। कितने हो गए? 10 साल हो गए। जब ये 10 साल का आपके पास नॉलेज हो जाए तब 1 साल केवल ऑप्शन के चार्ट को ही देखिए, रोज चार्ट का एनालिसिस कीजिए 2 घंटा 3 घंटा। जब ये 11-12 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी शेयर मार्केट का, तो आपका जो दिल है वो भी मजबूत हो जाएगा और उसके बाद आपको एनालिसिस करने की खुद ही एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तब आप अनसिस्टमेटिक रिस्क से सिस्टमेटिक रिस्क में पहुंच जाएंगे कि डूबने को कितना है और आने को कितना है। और आप उधार लेके मार्केट में लगाओ, वो गलत बात है। मार्केट से ही मार्केट में लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका न्यूमेरिकल भी है कोरिलेशन का, ठीक है, लेकिन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। मैं ऐसे समझा दूंगा आपको क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छे टॉपिक लगते हैं दोनों, और न्यूमेरिकल भी है। इस वीडियो में तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का इसका न्यूमेरिकल बनता है और वो आता भी है एग्जाम में। तो अपन पहले इसकी बेसिक थ्योरी तो आज निपटा ही देते हैं। कोवेरिएंस क्या है? वेरिएंस का मतलब होता है विचलन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विचलन। और वेरिएंस का मतलब फ्लक्चुएशन है। अपने यहाँ वेरिएंस का मतलब क्या है? फ्लक्चुएशन। जैसे कि 3 है, 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ उसके बाद यहाँ पे 8 है और यहाँ 10 कर देते हैं। तो फ्लक्चुएशन कितने का है? 2 का है। यहाँ फ्लक्चुएशन कितने का है? 2 का है। यहाँ फ्लक्चुएशन कितने का है? 2 का है। अब यहाँ मैं 6 कर देता हूं तो यहाँ फ्लक्चुएशन कितने का है? -1 का। यहाँ फ्लक्चुएशन +2 है, यहाँ भी फ्लक्चुएशन +2 है। तो ये क्या कहलाता है? वेरिएंस। अब कोवेरिएंस वर्ड है, याद रखना। ये डिफरेंस क्या कहलाता है? वेरिएंस। यानी एक जगह की दूसरी जगह से जो डिफरेंस मैंने निकाला है, विचलन, उसको कहते हैं वेरिएंस। अब इसको अपन चार्ट के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन यहां तो बेसिक वेरिएंस का मतलब समझ में आया। कोवेरिएंस का मतलब होता है 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स जब एक साथ घूमते हैं, जब एक साथ विचलन करते हैं, वेरिएशन करते हैं, तो उसको कोवेरिएंस बोलते हैं। 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि जैसे मैं एक एक्सपेंसेस लेता हूं, एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस लिया अपन ने। एक आदमी है मिस्टर पिंटू, आप सबको तो याद ही होगा मिस्टर पिंटू जी, पिछले सेमेस्टर में बहुत देखे। इनके खर्चे देखते हैं। पहले महीने खर्चा इनका 1000 रुपए था, ठीक है। दूसरा महीना खर्चा इनका 2000 का था, ठीक है। तीसरे महीने खर्चा इनका 4000 का हुआ और चौथे महीने खर्चा इनका 3000 का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये तो इनका एक्सपेंसेस हो गया, है ना, ये इनकम हो गई। अब सॉरी, ये एक्सपेंसेस हो गया। अब इस पे एक इनकम आ जाते हैं, ठीक है। पहले महीने इनकी इनकम 10,000 थी, दूसरे महीने इनकी इनकम 12,000 हो गई, तीसरे महीने इनकी इनकम 16,000 हो गई और चौथे महीने इनकी इनकम 14,000 हो गई, ठीक है। ये इनकम हो गई। थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, हाँ। एक इनकी इनकम ग्रुप हो गई, एक इनकी खुद की पर्सनल इनकम है, एक फैमिली इनकम है। फैमिली इनकम यानी पिताजी की, ठीक है। फैमिली इनकम, अभी पिंटू जी कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है, तो फैमिली इनकम इनकी मान लेते हैं 20,000 थी, जो 32,000 हो गई, फिर 36,000 हो गई और फिर से 30,000 हो गई। अब देखिए, जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक मिस्टर पिंटू का एक फैक्टर है जो वेरी कर रहा है, यानी कि बदल रहा है, ठीक है। ये 1 से 2 हुआ, यानी कि +1000 का वेरिएंस आया, यहां पर +2000 का वेरिएशन आया और यहां पर -1000 का वेरिएशन आया। दैट इज द वेरिएशन। लेकिन इसके पैरेलल इस पे 2 वेरिएबल इफेक्ट डालने। कौन कौन से? एक तो उनकी खुद की इनकम वेरिएबल डाल रही है और एक फैमिली इनकम उसके ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। किसके ऊपर? एक्सपेंसेस के ऊपर। तो इसी के लिए इसको कहते हैं कोवेरिएंस। जब ये यहाँ पे 2 वेरिएबल किसी एक लाइन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे होते हैं तो उसको कहते हैं कोवेरिएंस। या ये दोनों मूविंग टुगेदर, एक्सपेंसेस और इनकम। अब ये भी अगर फैमिली इनकम भी समझने में बच्चों को दिक्कत आ रही है तो मैं कहता हूं फैमिली इनकम भी डिलीट कर देता हूं। देखो अब कौन से वेरिएबल बचे? अब दोनों वेरिएबल मैंने बदल दिए हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। यानी मेरे पास कितने वेरिएबल है? एक फर्स्ट वेरिएबल है एक्सपेंसेस और दूसरा वेरिएबल है इनकम। आइए चेक करते हैं।
पहला वेरिएबल बढ़ा, दूसरा वेरिएबल बढ़ा, ठीक है, यहाँ प्लस हो रहा है। सेकंड ये वेरिएबल बढ़ा, ये वेरिएबल भी बढ़ा, 12 से 16 हो गया ना। कितना बढ़ रहा है वो कोरिलेशन है, कितना बढ़ रहा है वो कोरिलेशन, यानी कि दोनों के बढ़ने या कम होने में एक रिलेशनशिप है, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। और दोनों के बीच में रिलेशन है, ये कोवेरियंस बोला जाता है। फिर क्या बोले सर, क्या बोले, बिल्कुल बाउंसर गया, क्या बोले? कोवेरियंस का मतलब जब दो वेरिएबल साथ में फ्लक्चुएशन करते हैं तो वो कोवेरियंस कहलाते हैं। जितना फ्लक्चुएशन करते हैं वो कोरिलेशन कहलाता है। साथ में फ्लक्चुएशन करते हैं वो कोवेरियंस है, और जितना करते हैं, हाउ मच, इट इज अ कोरिलेशन। यदि +1 करते हैं तो वो हाईली कोरिलेटेड है, -1 करते हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेटेड है, यानी कि कोरिलेशन है ही नहीं। 0 से लेकर +1 तक की इसकी डिजिट आती है, ठीक है। आगे अपन न्यूमेरिकल में सारी चीजें देखेंगे। तो ये 12 से 16 हो गया, और यहां पर भी नेगेटिव, यानी कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाँ या ना। ये दो वेरिएबल साथ में, अभी मैंने फैमिली इनकम हटा के तीसरा वेरिएबल बच्चों को और डिप में नहीं लेकर, ये कोवेरियंस और कोरिलेशन आपको समझ में आया ना। ये देखो यहाँ पे यही थ्योरी दे रखी, कोवेरियंस इज द मेजर ऑफ, covariance is a measure of directional relationship between the returns of two risky assets, यानी दो रिस्की एसेट्स का डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। जब आपका कोई एक शेयर बढ़ रहा है, मान लो वो शेयर ले रखा है आपने रियल एस्टेट कंपनी का, डीएलएफ का शेयर उठा रखा है, और आपके वहीं पे शेयर के साथ आपने प्रॉपर्टी भी ले रखी है, एसेट्स, तो कभी शेयर बढ़ रहा है तो उसके साथ वो प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, दैट इज द कोवेरियंस। जितनी बढ़ती है वो कोरिलेशन है, ठीक है। कोवेरियंस इवैल्यूएट्स हाउ द मीन्स वैल्यू द टू वेरिएबल मूव टुगेदर। इट्स अ स्टॉक A return move higher when the stock B returns move higher. The same relationship is found when the each stock return decrease, यानी कि A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A घटेगा तो B भी घटेगा। ये कहलाता है कोवेरियंस। कितना घट रहा है वो कहलाएगा क्या? कोरिलेशन। समझ में आ रहा होगा ना यार। देखो पूरी ध्यान लगा के समझाने की कोशिश चल रही है, फिर भी ना आए, मेरे जैसे कोई विद्यार्थी बैठा हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ, तो मैं फिर कोई नया वीडियो बना के लाऊंगा। अब आ जाता है फंडामेंटल ऑफ कोएफिशिएंट। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज स्टैटिकल मेथड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। जब हम, ये स्टैटिकल यानी सांख्यिकी है क्या, जब मैं किसी कोरिलेशन, कोएफिशिएंट का मतलब जब कोरिलेशन में मैंने चेक करा कि भैया दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन कोएफिशिएंट का मतलब कि इसमें कितना रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट के थ्रू, जब मैं इसको न्यूमेरिकल स्टैटिकल डेटा से रिप्रेजेंट करता हूं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। कि इनके सर +1 है +2 है, क्योंकि वहां तो अपन ने 2000 3000 देखा था, वो तो हर किसी को समझ में आएगा नहीं, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये सबको समझ में आता है। The range of value of correlation is bounded by 1, यानी कि एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। The absolute values between -1 से +1 के बीच में आपका कोरिलेशन की वैल्यू डिराइव करती है। अगर इससे ज्यादा कम आ रही है तो, और अगर 0 है तो कोई रिलेशन नहीं। अगर A और B के बीच में कोई 0 का कोरिलेशन है मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है। अगर माइनस में है तो नेगेटिव है, एक बढ़ने पे दूसरा कम हो जाता है, और पॉजिटिव है तो दोनों साथ में बढ़ते हैं या दोनों साथ में कम होते हैं। यही तो कोरिलेशन है। देखो कितना मुश्किल आ रहा है इसको समझना, कोई मुश्किल नहीं है ना। ये बेसिक थ्योरी अभी अपलोड हो जाएगी, आप चिंता मत करना। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और इसकी न्यूमेरिकल बार बार आता है, और ये कैसे अपन निकालेंगे इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दूंगा, बनाया हुआ तो नहीं है अभी तक, लेकिन इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ऑलरेडी आपको YouTube पे मिल भी जाएगा इसके न्यूमेरिकल के वीडियो। और मैं भी एक अपनी तरफ से आपको इसके सिंपल डेटा के अंदर एनालिसिस करके बता दूंगा कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा xy सिग्मा x माइनस y से सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये अभी याद भी करवा दूंगा जब इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन सेकंड पार्ट में मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की ये वाली यूनिट कंप्लीट करते हैं। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं। जय हिंद।